अब हम देखते हैं सेरिब्रल पाल्सी में इसका क्लिनिकल साइन सिम्टम क्या होता है। एट बर्थ के समय में क्लिनिकल साइन सिम्टम बच्चे में क्या क्या मिलेगा। वो बेबी विथ सीपी में सीम फ्लैसिड एंड फ्लॉपी, जैसे स्पास्टिक बताया जा रहा था कि मतलब टाइटनेस हो रहा था स्किन का, वैसे फ्लैसिडिटी मतलब होता है कि लूज, पूरा बॉडी ढीला ढाला रहेगा। फ्लैसिड एंड फ्लॉपी का मतलब पूरा बॉडी ढीला ढाला, कोई कस रहेगा ही नहीं, उसमें टाइटनेस कुछ रहेगा ही नहीं, एकदम लुंज पुंज टाइप रहेगा। तो उसके बाद होता है मे नॉट क्राई इमीडिएटली आफ्टर बर्थ एंड स्किन मे टर्न प्ले एंड ब्लूइश। बच्चा जब जन्म लेता है उस टाइम रोएगा नहीं, तो ब्रेन को ऑक्सीजन पहुंचेगा। रोएगा तो मुंह खुलेगा, हवा उसके लंग्स में जाएगी, लंग्स से क्या होगा कि ऑक्सीजन ब्रेन को जाएगा ब्लड के थ्रू। वो नहीं हो पाने की वजह से क्या होता है कि प्रॉपर ब्लड सप्लाई बॉडी को नहीं होता है, तो क्या होता है स्किन उसका हल्का पीला कलर का या ब्लूइश कलर का हो जाता है, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई के चलते। तो ये होता है, ये तो बर्थ के टाइम का हो गया। ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, पहले साल के दौरान बच्चे में क्या क्या होता है। डिफ़िकल्टीज इन फीडिंग, सकिंग, स्वेलोइंग। बच्चे में क्या होगा कि खाने में प्रॉब्लम होगी, दूध नहीं पी सकेगा बोतल से, सकिंग नहीं कर पाएगा, कुछ घोट नहीं पाएगा, उगल देता है बच्चा। जबकि नॉर्मल बच्चे ऐसा कर लेते हैं, दूध पीने में कोई दिक्कत नहीं होती है। चोक और गैज ऑफ एन 4 मंथ्स। कभी कभी क्या होता है कि गला घुटने टाइप बच्चे का होने लगता है, अचानक से अनकॉन्शियस टाइप होने लगेगा, बेचैन हो जाएगा। तो ये कुछ महीनों तक होता है। उसके बाद होता है क्राई एक्सेसिवली, वेरी इरिटेबल और नॉट क्राई एट ऑल। कभी कभी क्या होता है किसी किसी केस में बच्चा खूब रोएगा, बहुत इरिटेट करेगा, वो खुद इरिटेट हो रहेगा, रोते रहेगा। किसी किसी केस में होगा कि बिल्कुल चुप रहेगा, किसी भी बात पे चोट लग जाए, कुछ भी हो जाए, रोएगा ही नहीं। वो एब नॉर्मली क्वाइट बोलते हैं उसको, मतलब कि नॉर्मल बच्चे तो थोड़ा सा हो तो उस पर रिएक्शन देते हैं, थोड़ा चोट लग जाए या फिर किसी भी तरह का ये हो, लेकिन ये एब नॉर्मली क्वाइट मतलब कि एकदम चुप रहेंगे। डेवलपमेंटल डिले, नॉर्मल बच्चा में जो डेवलपमेंट होता है, नॉर्मल माइलस्टोन जो डेवलपमेंट का होता है, इसमें डिले होता है, शारीरिक विकास नहीं होगा, बौद्धिक विकास नहीं होगा। बॉडी में स्टीफन ड्यूरिंग एडियल एक्टिविटीज़, क्या होता है कि बॉडी, बच्चा को क्या किया जाएगा, ड्रेसिंग किया जाएगा या फिर खिलाने के लिए ले जाया जाए या फिर कोई काम किया जाए, तो उसमें क्या होगा कि उसको खड़ा किया जाएगा। इस सब में क्या करेगा कि बॉडी को स्टीफ कर लेगा बच्चा। बॉडी इज टू फ्लेल और स्टीफ, या तो बॉडी पूरा लुंज पुंज रहेगा, एकदम ढीला ढाला, एकदम वो अपने पैर पे खड़ा हो ही नहीं पाएगा, बैठाया जाएगा तो उलट जाएगा, गर्दन को नहीं संभाल पाएगा। और नहीं तो क्या होता है कि कहीं कहीं बहुत ही ज़्यादा स्टीफ हो जाएगा, पैर जब सीधा कर लेगा तो आप कितना भी मोड़ना चाहें मोड़ने नहीं देगा। तो ये होता है। बेबी कांट होल्ड और नेक प्रॉपरली, होल्ड हेड और नेक प्रॉपरली, मतलब बच्चे को जब बैठाया जाएगा तो क्या करेगा कि उसको गर्दन को पकड़ के रखना चाहिए, नहीं तो क्या करता है कि हेड को और नेक को प्रॉपरली होल्ड नहीं कर पाता, थोड़ा सा भी छोड़ा जाएगा तो इसे नेक गिर जाएगा, तो इसमें इंजरी भी हो सकती है। इसलिए बच्चे को, सीपी वाले बच्चे को संभाल के तब उठाना बैठाना होता है। आर्म एंड लेग मूवमेंट डिमिनिश्ड, आर्म और लेग का मूवमेंट घट जाएगा, डिमिनिश्ड हो जाएगा। मे ट्विच कंट्रोल अनकंट्रोलेबली, क्या होगा कि ये मूवमेंट तो ऐसे ही उसका घटा हुआ है, क्योंकि मसल प्रॉपर रूप से फंक्शनिंग कर नहीं रहे, कहीं फ्लैसिड मसल है, कहीं स्पास्टिक हो जा रहा है, तो उसका तो मूवमेंट घट ही जाएगा। मे ट्विच अनकंट्रोल, कभी कभी क्या होगा कि अचानक से हाथ पैर मुड़ जाएगा, उसका अनकंट्रोलेबल, वो चूँकि कंट्रोल में है ही नहीं, तो इसलिए ऐसा हो जाता है। इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन तो इम्पेयर्ड होगा। जैसे क्या होगा, नॉर्मल बच्चे जो होते हैं वो भले किसी को देखें कुछ रिएक्शन दे न दें, मम्मी को अपने देखते हैं तो देख के मुस्कुराते हैं, लेकिन इस तरह के बच्चों में मम्मी को देख के भी मुस्कुराएगा कि नहीं मुस्कुराएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, तो उस पर भी रिएक्ट नहीं कर पाएगा। नॉर्मल बच्चों में उनके बच्चों का नाम लिया जाता है तो वो क्या होता है कि ध्यान से सुनते हैं, रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन क्या होता है कि इस तरह के बच्चों में उस तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं होता।
चाइल्ड में नॉट यूज बोथ हैंड्स इन कोऑर्डिनेटेड मैनर, दोनों हाथ को कोऑर्डिनेटेड मैनर में नहीं यूज कर पाएगा, कोऑर्डिनेशन लॉस्ट होता है। जैसे कि खिलौना दिया जाए तो बच्चे जनरली पकड़ लेते हैं, लेकिन इस तरह के बच्चे दोनों हाथ से नहीं पकड़ पाते। ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, क्योंकि उसका फेशियल मसल भी हैम्पर्ड होता है, ये भी अफेक्ट होता है। इसलिए क्या होता है कि मुंह खुला रहेगा तो सलाइवा लार गिरते रहेगा, मुंह से दोनों साइड से लार गिरते रहेगा। अब देखते हैं सीपी का मोटर सिम्टम्स। मोटर सिम्टम्स में होगा एबनॉर्मलिटीज इन मसल टोन, मसल का नॉर्मल टोन ये होता है, इससे कम हुआ, मसल लटक गया तो उसको हाइपोटोनिक मसल बोलते हैं। एथलीट लोग में टाइट होता है, उसको हाइपरटोनिक बोलते हैं, और कम हो गया तो उसको हाइपोटोनिक। एबनॉर्मलिटीज इन मसल टोन, स्ट्रेंथ एंड कोऑर्डिनेशन, मसल के स्ट्रेंथ में भी एबनॉर्मलिटी होगी, किसी का हाइपर हो जाएगा और किसी का हाइपोटोनिक रहेगा तो उसके हिसाब से स्ट्रेंथ होगा। और कोऑर्डिनेशन, मसल कोऑर्डिनेशन भी प्रॉपर नहीं होगा, जिसकी वजह से कोई भी फंक्शन ईजिली नहीं हो पाता। स्केलेटल एंड जॉइंट डेवलपमेंट इम्पेयर्ड, क्या होता है कि बोन का ग्रोथ इम्पेयर्ड हो जाएगा, बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट इम्पेयर्ड हो जाता है, तो स्केलेटल और जॉइंट भी, इसका भी ग्रोथ इम्पेयर्ड हो जाता है इसमें। तो वो क्या करेगा कि डिफॉर्मिटी होगा, तो डिफॉर्मिटी में जैसे कर्व्ड स्पाइन हो गया, फिक्स जॉइंट हो गया, एट्सेट्रा। कर्व्ड स्पाइन मतलब स्पाइन टेढ़ा हो जाना, ये सब होता है। उसके बाद डिलेड माइलस्टोन डिले होता ही है, नॉर्मल बच्चों के कंपैरिजन में इस तरह के बच्चों का माइलस्टोन डिले होता है। दैट इज डिले इन अचीविंग वॉलंटरी कंट्रोल, मतलब कि वॉलंटरी कंट्रोल अचीव करने में उसको टाइम लगेगा। नॉर्मल बच्चा जो कि एक अपना माइलस्टोन सबका सेट होता है कि हाँ इतने में साल भर में खड़ा हो जाएगा या फिर इतने टाइम में बोलने लगेगा, उस तरह का जो होता है इसमें डिले होता है। जैसे कि रोलिंग में इसको प्रॉब्लम होती है बच्चे को, सीटिंग, अपराइट सीटिंग में प्रॉब्लम होती है, सीधा बैठ नहीं सकता है, वो गर्दन नहीं संभाल पाता, यहाँ कमर को संभाल नहीं पाता, गिर जाता। स्टैंडिंग में प्रॉब्लम होगी, फेशियल मसल अफेक्ट होने की वजह से स्पीच में प्रॉब्लम होती है। वॉकिंग में प्रॉब्लम होगी, हेड मूवमेंट, हेड को कंट्रोल कर ही नहीं पाएगा, तो इसलिए हेड के मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है। मोस्ट कॉमन साइन इज एबनॉर्मल मसल टोन। इस तरह का मोटर सिम्टम में देखेंगे तो एबनॉर्मल मसल टोन होगा। हाइपरटोनिया, हाइपोटोनिया। हाइपरटोनिया मतलब कि ज़्यादा टाइट हो गया, हाइपोटोनिया में लूज हो गया। नॉर्मल मसल टोन जो होता है उसके से एबनॉर्मल हो जाता है। डिस्टोनिया एक टाइप होता है, डिस्टोनिया एक टर्म आता है इसमें। डिस्टोनिया जैसे हाइपरटोनिया, हाइपोटोनिया का तो मतलब समझ में आता है कि एक में बढ़ा जा रहा है मसल टोन, एक में घट जा रहा है। डिस्टोनिया में क्या होता है कि फ्लक्चुएटिंग मसल टोन, किसी किसी मूवमेंट में क्या होगा कि अचानक से स्ट्रिक्ट कर देगा बच्चा, पूरा स्ट्रिक्ट हो जाएगा, तो वहाँ मसल का टोन बढ़ गया। और कहीं कहीं क्या होगा कि मसल का टोन लूज हो जाएगा, तो ये फ्लक्चुएटिंग मसल टोन होता है। मिक्स्ड टोन होता है। मिक्स्ड टोन में क्या होता है कि इंक्रीज टोन ऑन वॉलंटरी मूवमेंट वेयर एज ट्रंक में बी हाइपरटोनिक, मतलब कह रहा है कि वॉलंटरी मूवमेंट जब करेंगे तो वहाँ तो है कि यहाँ मसल का टोन बढ़ जाएगा, मतलब हाइपरटोनिक हो जाएगा, लेकिन क्या होता है कि हाथ पैर में चलिए वो ठीक हो गया, लेकिन ट्रंक का जो भी मसल होगा वो हाइपोटोनिक रहता है, तो इसकी वजह से भी बैलेंस बिगड़ता है। मसल स्पाज्म, मसल स्पाज्म का मतलब होता है कि टाइटनेस ऑफ मसल, स्पास्टिक सीपी में ज़्यादा मिलता है। तो मसल स्पाज्म में क्या होता है कि अनकंट्रोलेबल सस्टेन्ड एंड पेनफुल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, खुद से कंट्रोल नहीं होगा, सस्टेन रहेगा, लगातार वो रह रहा है, और पेनफुल होगा। जब ज़्यादा ये टाइट रहेगा, लंबे समय तक पूरा टाइटनेस हो जाएगा, तो ये पेनफुल हो जाता है। क्लोनस एक सिम्टम होता है सीपी के बच्चों में। इसमें क्या होता है कि अनकंट्रोलेबल जर्की मसल कॉन्ट्रैक्शन दैट कॉज रैपिड टैपिंग मूवमेंट ऑफ द फीट और फ्लैपिंग मूवमेंट एट द रिस्ट। इसमें क्या होता है कि क्लोनस में अनकंट्रोलेबल मूवमेंट होगा। अगर जैसे पैर का यहाँ नी को टैप करते हैं तो उसके बाद अचानक से उसका जर्क ये होने लगेगा, तो वो इंक्रीज हो जाता है जर्क इसका, और ये क्या होगा कि लगातार कॉन्ट्रैक्ट होते जाएगा, इसको कंट्रोल किया ही नहीं जा सकता, तो क्लोनस में ये होता।
तो ये हो गया क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम में मोटर सिम्टम्स हमारा। नॉर्मल रिफ्लेक्स एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स, तो देखते हैं कि बच्चों में जो होता है नॉर्मल रिफ्लेक्स जो होता है, ये इस तरह सीपी वाले बच्चों में एबनॉर्मलिटी उस तरह की आती है, उसके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पामर ग्रास्प रिफ्लेक्स। पामर ग्रास्प रिफ्लेक्स क्या होता है कि ये 4 से 6 महीने में डिसअपीयर हो जाता है बच्चे में। इसमें होता है क्या कि कैरेक्टराइज बाई क्लोजिंग द फिस्ट एज द पाम इज टच्ड। जब बच्चे का पाम टच किया जाएगा, हथेली को उसके टच किया जाएगा तो क्या करेगा कि ऐसे बंद कर लेगा, तो ये पामर ग्रास्प रिफ्लेक्स होता है। ये नॉर्मल बच्चे में होता है, सीपी वाले बच्चे में ये लॉस्ट हो जाता है। प्लेसिंग रिफ्लेक्स, प्लेसिंग रिफ्लेक्स में क्या होता है कि शुड डिसअपीयर बाई 5 मंथ्स, 5 महीने तक में ये डिसअपीयर हो जाता है। इन्फेंट इज हेल्ड अपराइट एंड द हील्स टच द ग्राउंड सरफेस, ग्राउंड सरफेस, 10 लेग्स कर्ल अप। इसमें क्या होता है कि बच्चा को क्या किया जाता है कि सीधा पकड़ा जाता है और उसको जैसे ग्राउंड सरफेस पे टच कराया जाएगा तो क्या करेगा कि वो पैर अचानक से अपना कर्ल अप ऐसे मोड़ लेगा, ऐसे घुमा लेगा, ऐसे ऐसे चलने लगता है। तो ये होता है हमारा प्लेसिंग रिफ्लेक्स। अब देखते हैं मोरो, इसको स्टार्टल रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। यूजुअली इंटीग्रेट्स इन 6 मंथ्स, 6 मंथ्स में इंटीग्रेट होता है ये। द हेड सडनली फॉल्स बैक, द आर्म्स एक्सटेंडेड। अचानक से बच्चे का जब सिर पीछे की तरफ आएगा तो आर्म उसका क्या होगा कि ऐसे एक्सटेंड हो जाएगा, बट ऐसे होता है ना, तो ये होता है स्टार्टर या मोरो रिफ्लेक्स। स्पाइनल गैलेंट शुड डिसअपीयर बिटवीन 3 to 9 मंथ्स, 3 से 9 महीने में ये डिसअपीयर हो जाता है। कैरेक्टराइज बाय लाइंग ऑन स्टमक, द बॉडी कर्ल्स टू द साइड दैट इज टच डाउन। क्या होता है कि बच्चा जब ऐसे पेट के बल लेटा हुआ है तो उसको अगर जिस साइड से टच करें, लेफ्ट साइड से टच करेंगे तो हेड उधर घुमाएगा, राइट साइड से टच करेंगे तो हेड उधर घुमाएगा। स्पाइनल गैलेंट रिफ्लेक्स शुड डिसअपीयर बाय बिटवीन 3 to 9 मंथ्स। लाइंग ऑन स्टोमक, द बॉडी कॉल्स टू द साइड दैट इज टच डाउन। इसमें क्या होता है कि बच्चा प्रोन लेटा हुआ है, ऐसे पेट के बल लेटा हुआ है, अब जिस साइड से उसको टच करेंगे उस साइड वो अपना हेड घुमाएगा, नेक को उस साइड घुमाएगा। जैसे राइट साइड से टच कर रहे हैं तो राइट साइड देखेगा, लेफ्ट साइड से टच कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड देखेगा। एसिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स, ATNR बोलते हैं इसको। तो ATNR में क्या होता है कि शुड डिसअपीयर एट 6 मंथ, ये 6 महीने में डिसअपीयर हो जाता है। कैरेक्टराइज बाई स्ट्रेटनिंग ऑफ द आर्म and legs on the side where the neck turns and bending of elbow and knee on the opposite side। बच्चा सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है, उसको क्या करेंगे कि अगर राइट साइड में उसका गर्दन घुमाएंगे तो क्या होगा, राइट साइड का उसका लिम्ब जो है, हाथ और पैर, वो एक्सटेंड हो जाएगा, लेकिन इसके अपोजिट लेफ्ट साइड वाला क्या होगा, एल्बो फ्लेक्स हो जाएगा। तो ये एसिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स होता है, जिस साइड घुमाएंगे उस साइड एक्सटेंड हो जाएगा, उसके अपोजिट साइड फ्लेक्स हो जाएगा। और STNR में क्या होता है, सिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है कि ये इंटीग्रेट्स बाई 8 और 12 में, 8 से 12 महीना में ये इंटीग्रेट होता है। कैरेक्टराइज्ड बाई द इन्फेंट अज्यूमिंग ए क्राउलिंग पोजिशन व्हेन नेक इज एक्सटेंडेड। बच्चा को ऐसे लेटाए हुए हैं पेट के बल, उसका नेक जब पीछे की तरफ ऐसे एक्सटेंड किया जाएगा तो वो क्या करेगा, क्राउलिंग पोजीशन, मतलब 4 दोनों हाथ और दोनों पैर पे जो चलने वाला ये होता है, तो क्राउलिंग पोजीशन पकड़ लेगा बच्चा। ये सब लॉस्ट होते हैं ये इस तरह के बच्चे में सेरिब्रल पाल्सी। टोनिक लैबिरिंथिन रिफ्लेक्स शुड डिसअपीयर बाई 3.5 ईयर्स, 3.5 साल में ये डिसअपीयर होता है। When the head of the infant is tilted behind, the back and the body of the infant arches backwards। इसमें क्या होता है कि जब बच्चे का सिर पीछे की तरफ किया जाएगा तो बैक एंड द बॉडी ऑफ द इन्फेंट आर्चेज बैकवर्ड। तो क्या होगा कि आर्च पूरा एक ऐसे आर्च बनाएगा, उसका बैक और बॉडी पूरा, पैर पूरा आर्च की तरह नौका शेप में बनाएगा। तो ये होता है टोनिक लैबिरिंथिन रिफ्लेक्स। एक होता है बेबिंस्की साइन या बेबिंस्की रिफ्लेक्स, ये अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में होता है, ये CP वगैरह के केस में होता है, बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल केस में, एडल्ट में भी ये प्रेजेंट होता है, पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्स है।
बेबिंस्की साइन को डिटेल में एबनॉर्मल गेट पैटर्न सीपी में। तो गेट का मतलब होता है कि पैटर्न ऑफ मूवमेंट, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। तो जैसे हम जो चलते हैं, हमारे चलने का जो पैटर्न बोलते हैं नॉर्मल गेट पैटर्न होता है, पैटर्न ऑफ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। और जिनका कोऑर्डिनेशन गड़बड़ हो जाएगा तो उनमें पैथोलॉजिकल गेट हो जाएगा, एबनॉर्मल गेट हो जाएगा। तो देखते हैं कि इसमें गेट पैटर्न में क्या होता है। एटैक्सिक सीपी में एटैक्सिक गेट मिलता है। सीजरिंग गेट स्पास्टिसिटी के चलते स्पास्टिक सीपी में ज़्यादा मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि स्पास्टिसिटी की वजह से नॉर्मल गेट पैटर्न नहीं होता, तो बच्चा ऐसे जब चलेगा तो लेग को क्रॉस करके, सीजर जैसे कैंची होता है उसी तरह क्रॉस करके चलता है। वाडलिंग गेट, कुछ केस में वाडलिंग गेट भी मिलता है, जैसे ये में मिल रहा था ऑस्टियोआर्थराइटिस में, मैंने बताया था वाडलिंग गेट, उसी तरह का इसमें होता है। एबनॉर्मल ओरोमोटर फंक्शन की बात करते हैं। ओरोमोटर फंक्शन मतलब बोलचाल का। तो उसमें देखते हैं कि क्या क्या होता है। इम्पेयर्ड या एब्सेंट स्पीच, किसी किसी में इम्पेयर्ड स्पीच होगा या फिर स्पीच एब्सेंट होता है। एप्राक्सिया एक कंडीशन होता है जिसमें क्या होता है कि पुअर ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम ब्रेन टू द मसल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच। हमारे ब्रेन से जो सिग्नल आता है, जो मसल रिस्पॉन्सिबल होता है बोलने के लिए, हमारे लैरिंक्स से लेकर और जितना भी फेशियल मसल होता है जो स्पीच में हेल्प करता है, उन तक सिग्नल नहीं पहुंच पाता है ब्रेन से, या फिर सिग्नल इम्पेयर्ड होता है, तो उसको एप्राक्सिया बोलते हैं। डिसआर्थरिया में क्या होता है, ड्यू टू इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन द वॉइस इज स्लर्ड। इनवॉलंटरी मसल का ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से क्या होता है कि वॉइस स्लर्ड हो जाता है, मतलब हकलाना जो होता है, हकला हकला का जो बोलता है, तो इसमें क्लियर नहीं होता, डिसआर्थरिया बोलते हैं इसको। डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग का भी मसल की वजह से ही होता है, कोऑर्डिनेटेड नहीं होगा, इनकोऑर्डिनेटेड वे में होगा तो इसमें ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम होगा। आर्टिकुलेटिंग का मतलब क्या होता है कि लैरिंक्स से लेकर जॉ से लेकर हमारा बोलने के लिए जितना लिप्स, जो भी मसल रिस्पॉन्सिबल है हमारा बोलने के लिए, अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड नहीं हो पाएगा तो ये इसमें प्रॉब्लम होगी, वॉइसिंग में प्रॉब्लम होती है। तो ये हो गया क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सीपी।